हाल ही में हुए डीडीसी चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से बीजेपी ने ये कहा था कि ये वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन उसके बनिस्बत जो है कश्मीर घाटी में अच्छा करके दिखाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 जो है उनकी सीट्स आई हैं, और जो अब जिसके बाद एक निशाना भी साधा है उमर अब्दुल्ला ने, और कहा है कि केंद्र सरकार उनको मिटा नहीं सकती। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं रतन लाल गुप्ता। सर, जिस तरह से अब बीजेपी के दावे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गए। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि इन इलेक्शंस ने ये साबित कर दिया कि जो खाली बर्तन होते हैं वो ज़्यादा आवाज़ देते हैं। बीजेपी का भी यही हाल है। वो तो कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से तो टोटली वाइट ऑफ हो गई है और कश्मीर में तो इसका है ही नहीं कोई भी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। ये तहरीक जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक जो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बैठी है। लोग उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसकी लीडरशिप से मोहब्बत करते हैं। शेख साहब जो शेर कश्मीर थे, लोग उन्हें प्यार से शेर कश्मीर कहते थे। लेकिन भारत के प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी जी जब कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शेख साहब आपको इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको तो शेर भारत होना चाहिए, आपका नाम तो शेर भारत आपको पुकारना चाहिए। ये थे शेर कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। जो इन्होंने किया, आप अंदाज़ा लगाइए, 1996 में कश्मीर आपके हाथ से निकल गया था। जैसे मुट्ठी में रेत होती है, बिल्कुल इसी प्रकार 1990 से लेके ऑनवर्ड्स कश्मीर आपके हाथ में नहीं था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानी है। उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 5000 के करीब नौजवान शहीद हुए, कोई गिनती नहीं। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या केंद्र सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश में है? ईडी, एनआईए, इसका जो है गलत इस्तेमाल किया गया है कश्मीर घाटी में। इलेक्शन में भी इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा, गाल गलोच तक दी। शेर कश्मीर के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 3 बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल के मिनिस्टर रहे, 2 बार एमपी रहे और आज भी एमपी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, उनको आप गैंग कह रहे हैं। और कहने वाला कौन है? हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो उनको गैंग की पदवी दे रहे हैं। इससे बदकिस्मती मैं समझता हूँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेसी में इससे बदकिस्मती और क्या होती है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि रोशनी लैंड स्कैम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का नाम आया है। लेकिन हालांकि अब डीडीसी चुनाव के बाद ये मसला जो है ठंडा हो गया है, लेकिन उस वक्त इस मसले को काफ़ी उठाया गया। मैंने आपको कहा ना कि इन्होंने कोई हरबा छोड़ा नहीं। उस वक्त तो सबके नाम लिस्टों में आ रहे हैं। जब अपने की बारी आई तो इन्होंने विषय से गुम ही हो गई है। आज कहाँ है वो रोशनी एक्ट? आज किधर है? कहाँ गए इनके जो इनके मिनिस्टर इन्वॉल्व थे उसमें, इनके लीडर इन्वॉल्व थे उसमें? और अब उन्होंने रिव्यू के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। ये सिर्फ ढोंग था इनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिप्रेस करने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए। चलो केस चल रहे हैं, चलते हैं, फेस करते हैं। पॉलिटिकल लोग जो हैं, शेख साहब ने 22 साल जेलों में काटे हैं और अपने केसेस से डिफेंड किया। आखिर कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने उनसे माफ़ी मांगी कि हमने गलती हो गई हमसे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि जो नाम है बीजेपी लीडरों के रोशनी लैंड स्कैम में, उन पे कार्रवाई हो। बिल्कुल, क्यों ना हो। हम तो कहते हैं कानून जो है अपना रास्ता चले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और पार्टी है। हम उसमें नहीं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी कानून के आगे नहीं आएगी। हम मुल्क की जुडिशरी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। जो फैसला होगा फेस करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो जितने भी करप्शन के केसेस हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ हैं, चाहे वो जेकेसीए का मसला है, तमाम 70 साल इन्होंने लूटा है, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन हुई है? मैं यही कह रहा हूँ ना, कानून क्या कहता है
हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर हमने कोई जुर्म किया है, अगर हम कानून में आते, कानून के दायरे में आएंगे, हम फेस करेंगे उसको। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कोई हो। मुल्क की जुडिशरी की हर इंसान ने इज्जत करनी चाहिए। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो ये इनका दावा है कि 370 को वापस बहाल किया जाएगा, ये तो असंभव है। देखिए, दुनिया में कोई चीज़ है असंभव? आप मुझे बता दीजिए। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। जो लोग पागल होते हैं उनकी डिक्शनरी में होता है। एक किया इन्होंने, ठीक है, हम उसको फेस करेंगे, पॉलिटिकली करेंगे, लीगली करेंगे। केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा देखेंगे। इसके साथ साथ अब जो है 67 सीट्स हैं, अगर तमाम मिलाया जाए जो गुपकर अलायंस में जो पार्टियां साथ में हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा जो काउंसिल्स हैं वो जो अलायंस है उसकी बनेंगी? देखिए, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हमारे विनिंग वोट्स ज़्यादा हैं। हम 112 हैं, वो 75 हैं। वो चला रहे हैं ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कि जैसे दुनिया उन्होंने उठा ली है। आप अंदाज़ा लगाइए ना, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो भी करना है कानून के मुताबिक हो। और हमें दुख है, मैं आपको बताऊं, इंसिडेंट दे रहा हूं, शुपैया के हमारे पार्टी के जीते हुए डीडीसी के लोग ये उठा के ले जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, और इनकी एजेंट पार्टी जो है अपनी पार्टी, उसमें वो शामिल कर रहे हैं। हमारे एमएलसी को अरेस्ट किया इन्होंने, हमारे लीडरों को अरेस्ट किया, हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे, शबीर साहब, उनको अरेस्ट किया है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक बार इलेक्शन हो गई, मान लीजिए कि हम जीत गए, मान लीजिए। इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो खरीद जो फरोख्त की कोशिश होगी, आप वो ज़्यादा तेज़ होगी जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल कर रहे हैं, तेज़ कहाँ होगी? इन्होंने तो ऑलरेडी तेज़ कर दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे शुपैया के और बाकी पार्टियों के भी पीडीपी के ले जा रहे हैं, ये उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उनको फ़ोन करते हैं। हमने तो फ़ोन उनको बताया, उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टेप बताई कि इनके लोग किस ढंग से प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे डीडीसी के लोगों को, जीते हुए लोगों को। अरे भैया, जीत गए हैं, जीता हुआ सिकंदर होता है, कर लीजिए जो करना है आपने, दे दीजिए हमें फांसी, परवाह नहीं होगी। लेकिन आप लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, और जो आप कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप में एक घिनौना वो है, जुर्म है कि आप जीते हुए लोगों को मतलब प्रेस कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जा रहे हैं, फिर उनको कहते हैं आप अपनी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा, ये बीजेपी कहती है कि ये एंटी नेशनल हो चुके हैं, जो लोग इस अलायंस के साथ हैं वो एंटी नेशनल हैं। आपको लगता है कि जैसे महबूबा मुफ्ती के जो बयान आए पिछले दिनों में झंडे को लेके, उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी नेशनल की जो एक तगमा है वो लग चुका है? मैंने आपको पहले भी कहा, इन्होंने कोई हरबा छोड़ा नहीं। जब यूएनओ के अंदर कश्मीर को डिफेंड करना था, वियना में जब कश्मीर को डिफेंड करना था, किसने किया? फारूक अब्दुल्ला को ले गए थे। उस वक्त वो एंटी नेशनल नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी इनके लीडर थे, वो उस डेलीगेशन के चेयरमैन थे, और उन्होंने कहा कि फारूक, आपसे ज़्यादा पैट्रियाटिक हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली दे रहे हैं ये बात क्या कि फारूक साहब एंटी नेशनल है, तो मैं कहता हूँ इससे घिनौना कसूर जो आप कर रहे हैं कोई नहीं होगा। जो लोग आज हैं बीजेपी के वारिस बने हुए हैं, कहाँ थे उस वक्त जब कश्मीर डूब रहा था? कहाँ था 1996 में जब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने सिर पे कफन बांध के इलेक्शन लड़ा था और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर हिंदुस्तान के साथ मिलाया था? 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली थी। कहाँ थे ये लोग? कितने बीजेपी के लोग वहाँ कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे? जुम्मा 8 दिन हुए आपने कह रहे हैं, और आपके कमल खिल रहे हैं वहाँ। क्या कमल खिला है साहब? आप मुझे कैलकुलेशन करके बता दीजिए। 140 में से 3% पता कितनी होती है? 4.2%। 100 में से 4.2% इनका कर लीजिए, बाकी 97% 98% 8 हमारा लगा लीजिए, हम जीते हैं वहाँ पे। जम्मू के अंदर क्या है? ये कहते थे जम्मू से 35 सीटें हमने ली हैं, और इनके जो दिग्गज लीडर थे, कहाँ गए वो कमल जो आपके मंत्री बने थे? ये इलेक्शन अगर जम्मू कश्मीर की बीजेपी लड़ती जैसे हमने लड़ा,
हमारे तो साथियों ने लड़ा, ग्रास रूट वर्कर ने लड़ा, ब्लॉक लेवल के साथियों ने लड़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथियों ने लड़ा। इनके तो तमाम मंत्री सेंटर से आए, यहाँ एक जलगार कर दी। आप अंदाजा लगाइए, उस जलगार के आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ा है और उसने मुकाबला किया और मुकाबला करके जीते हैं, इनके मिनिस्टरों को हराया है। आपके कालाकोट में मिसाल के तौर पर आपका मंत्री था ना, 3 सीटें थी वहाँ, 3 की 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। हिंदू बेल्ट है वो, आप नहीं कह सकते मुस्लिम बेल्ट थी तो आपको हो गया, हिंदू बेल्ट थी वो। नगरोटा के अंदर डंसाल सीट जो है वो आपके एमपी की है, जुगल किशोर शर्मा जी की है, जो मेंबर पार्लियामेंट के आपके हैं, हार गए वो। अपने घर की सीट वो बचा नहीं सके, हमें वो ताने दे रहे हैं कि आपकी सीटें बड़ी कम आई हैं। ये ऐसी बात चलने वाली नहीं है। आपके प्रेसिडेंट हैं जो इनके, रविंदर राणा जी, नौशहरे की सीट किसने जीती है? हार गए वो। नौशहरे की सीट पे पीडीपी की कैंडिडेट जीती है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी इनकी दुर्गत हो रही है। डोडा के अंदर क्या हुआ? शक्ति परिहार जी जो इनके मंत्री थे, 2 सीटों पे खड़े हुए, 2 सीटों पे खड़े होने के बावजूद दोनों के दोनों सीटें हार गए वो। आप कह रहे हैं हमारे फूल खिल रहे हैं, किधर खिल रहे हैं? अरे भैया, जो आपके खिले हुए थे फूल वो भी मुरझा गए हैं, और आगे भी आप देखिए आपका बनेगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से रतनलाल गुप्ता बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने सीधा निशाना साधा है बीजेपी की तरफ, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो तमाम दावे थे सब खोखले साबित हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आज समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सीटें निकाली हैं, और जो अलायंस हैं वो सबसे ज़्यादा काउंसिल्स जम्मू कश्मीर में बनाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राजन वैद, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।